नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं गजा से। गजा के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि वहां भी लगातार कोशिश चल रही है सीज फायर की, और हमास ने एक लिस्ट सौंपी है जिसमें 4 अमेरिकन नागरिक भी हैं कि अगर सीज फायर होता है तो हम इन लोगों को वापस कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां लड़ाई खत्म हो गई है। इजराइल के अखबार बता रहे हैं कि अभी कल वहां पर इजराइल के 4 लड़ाके मारे गए हैं, आर्मी के 4 मेंबर्स मारे गए हैं और 12 लोग घायल हुए हैं एक हमले में जो हमास ने उनके ऊपर किया था। और इसका मतलब सीधा सा यह है कि सारी सेटबैक्स के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद वहां पर लड़ाई जारी है। अगर नेतन्याहू को देखें तो वो लीगल कंडीशंस में इस समय फंसा हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसको कोर्ट में पेश होना है। मैंने आपको बताया था कि उसने कोर्ट से टाइम मांगा था कि थोड़े दिन का टाइम दिया जाए, डिले कर दिया जाए मेरा पेश होना, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं माना और नेतन्याहू को आज कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है उस मामले में जिस मामले में उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ है पहले से ही जेल में है। हुआ यह था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जानबूझकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक किए गए थे और आरोप यह है कि यह लीक करने के पीछे मकसद यह था कि हमास से किसी भी तरह का समझौता ना हो सके। जो सीज फायर की बातचीत जुलाई में फाइनल हुई थी वो कैंसिल हो सके, इसके लिए नेतन्याहू ने यह सारा खेल किया था। आज कोर्ट में जाने से पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे खिलाफ एक विच हंट चल रही है, मुझे फंसाने की साजिश चल रही है। बेन गविर ने भी कहा कि नेतन्याहू को फंसाने की साजिश चल रही है। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर से ठीक पहले इजराइल में कवायद चल रही थी नेतन्याहू को हटाने की। उसने जिस तरह से लीगल प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का काम किया था, वहां की जनता सड़कों पर थी, उसके खिलाफ थी और लग यह रहा था कि नेतन्याहू को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद 7 अक्टूबर हो गया, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स दे चुका हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर जब हुआ उसके 1 या 2 दिन बाद नेतन्याहू ने प्लान किया था याह्या सिनवार और बाकी लोगों पर हमला करने का। यह प्लान किसी तरह से हमास को पता चल गया, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर का हमला हुआ और उसके बाद नेतन्याहू की कुर्सी लगातार बची हुई है। उधर सीरिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो खबरों में नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के जेट्स ने 250 से ज्यादा जगह बमबारी की है। ये वो जगह हैं जहां पर असद के जमाने में हथियार रखे जाते थे, यानी वहां के आर्म्स डिपो पर हमला किया है। इसका मतलब क्या है कि वो सीरिया के हथियार पूरी तरह से खत्म कर रहा है। और आप सोचिए, ये लड़ाके जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी वीरता की बात करते हैं, ये इजराइल का जवाब देना तो छोड़ दीजिए, अपने हथियार भी नहीं बचा पा रहे हैं। अब बशर अल असद रशिया गए तो वो हथियार लेके तो नहीं गए थे, सत्ता बदली तो ये हथियार इनके पास ही आने थे जिस हथियारों से ये अपनी रक्षा कर सकते थे। लेकिन इन्होंने चुपचाप इजराइल को सारे हथियार बर्बाद करने दिए और इस समय सीरिया की हालत यह है कि लगभग वहां का एयरफोर्स खत्म किया जा चुका है। गोलानी हाइट पर 1967 से ही कब्जा है इजराइल का और अब नेतन्याहू का कहना है कि यह कब्जा हमेशा बना रहेगा, हम इस कब्जे को नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, माउंट हरमन के पास तक कब्जा कर लिया गया है। और अगर खबरों की माने तो इजराइल की आर्मी जो है वो दमास्कस से सिर्फ 15 किलोमीटर है। उसके दिमाग में क्या है, क्या प्लानिंग है, यह कोई नहीं जानता। तो ये जो एसटीएस के लड़ाके हैं जिन्होंने मोहम्मद बशीर को अपना प्रधानमंत्री बनाया है, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम बनाया है, जो असद की सेना की गद्दारी की वजह से आराम से सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, जिनके पीछे टर्की का पूरा हाथ है, टर्की का पावर है, वो इजराइल के इस अटैक को रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपनी जो आर्म्स हैं, अपने हथियार हैं, उनको बचाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सवाल बड़ा है। इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि गोलानी हाइट के बाद माउंट हरमन के अपनी तरफ के इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है। जो ये कब्जा है ये गजा की एरिया से लगभग डबल है। जहां एक तरफ हमास के लड़ाके इतनी लड़ाई के बाद, इतनी बर्बादी, इतनी तबाही के बाद भी लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कल ही उन्होंने 3 सैनिकों को मार दिया और 12 को घायल किया। यह तो इजराइल बता रहा है। उम्मीद यह है कि इससे काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं।
तो हमास इतनी बर्बादी, इतनी तबाही के बाद भी लड़ रहा है। ये जो सीरिया के रिवोल्यूशनरी हैं, सीरिया के लड़ाके हैं, सीरिया की आजादी की जो बात कर रहे हैं, वो आखिर इजराइल का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? इजराइल के रास्ते में किसी भी तरह का रोड़ा क्यों नहीं अटका रहे हैं? यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो बशर अल असद की विदाई का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आई, कैलिफोर्निया से आई, इंग्लैंड से आई, और भी जगहों से आई, जहां सीरिया के लोगों ने जो वहां पर रह रहे हैं अपना जश्न मनाना शुरू किया बशर अल असद के जाने के बाद। लेकिन मजेदार यह हुआ कि जब ये लोग जश्न मना रहे थे, किसी जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि क्या आप लौट के सीरिया जाएंगे? ये मुस्कुरा दिए, इनमें से कोई भी लौट के सीरिया नहीं जाएगा। ये जो डायस्पोरा होता है वो बड़ा मजेदार होता है। जो इंडियन डायस्पोरा है, अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, यूरोप में रहता है, दुबई में रहता है, मिडिल ईस्ट में रहता है, शानदार घरों में शानदार तरीके से रहता है, वहां की डेमोक्रेसीज का, वहां की आजादी का पूरा फायदा उठाता है और सारे मजे करता है। उसे अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जो उसके राइट्स की रक्षा करे। उसे इंग्लैंड में पूरी आजादी चाहिए, फ्रांस में आजादी चाहिए, कनाडा में आजादी चाहिए, हर जगह अल्पसंख्यक होने के बावजूद सारी आजादी चाहिए, माइनॉरिटी होने के बावजूद उसको सारी आजादी चाहिए। और मेरा भी मानना है कि हर माइनॉरिटी को सारी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार अत्याचार होता रहे और ये तालियां बजाते रहे। ये हिंदुस्तान कभी लौट के नहीं आएंगे, जहां रहते हैं वहीं मजे करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को नरक बनाने पर तालियां जरूर बजाएंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं पे सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई सवाल पूछ दे तो उसको एंटी नेशनल कह देंगे। खैर, बात हो रही थी सीरिया की। तो सीरिया के ये जो लोग कैलिफोर्निया में, इंग्लैंड में और दीगर जगहों पर खुशी मना रहे हैं, उनसे एक सीधा सा सवाल है कि इजराइल उनकी जमीन कब्जा करता जा रहा है, इजराइल उनके हथियार खत्म कर रहा है, और वो खामोश क्यों बैठे हैं? उस पर कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं इन नए रिवोल्यूशनरीज से, इन एचटीएस के लोगों से कि भाई तुम तो सीरिया की इज्जत बढ़ाने के लिए आए थे, सीरिया को बचाने के लिए आए थे, आखिर इजराइल जब इतने सारे हमले कर रहा है तो तुम उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हो? बहुत सीधी सी बात है कि ऐसा लगता है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो पहले से एचटीएस को पता था कि होगा, इसलिए वो होने दे रहा है। बीच बीच में बयानात आते रहते हैं, जेरूशलम तक जाएंगे, फलां करेंगे, ढिमका करेंगे, लेकिन ये सब कोरी बकवास के अलावा कुछ नहीं है। जब ये अपने सीरिया को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने इलाकों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो जेरूशलम क्या खाक जाएंगे? पूरा अमेरिकन मीडिया हो या ब्रिटिश मीडिया हो, वो बशर अल असद को तानाशाह बता रहा है। मैं यहां से कोई सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूं कि बशर अल असद तानाशाह था या बड़ा अच्छा था। ये तो सीरिया के लोग ही आज नहीं कल तय करेंगे कि बशर अल असद अच्छा था या बुरा था। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं। वहां एक प्रिजन है, जेल है, जिसको सेदनिया प्रिजन कहते हैं। इस सेदनिया प्रिजन को लेकर बहुत सारी कहानियां चलाई गई इंटरनेशनल मीडिया में। कहा गया कि सेदनिया प्रिजन में ऐसी सेल्स हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, यानी कि सीक्रेट सेल्स बनी हुई हैं। और कहा गया कि सेदनिया सेल में कोई 4 लाख से ज्यादा लोगों को कैद रखा गया है। यह खबर, और ये जो अब अफवाह साबित हो चुकी है, यह खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और इसके आधार पर साबित करने की कोशिश की गई कि बशर अल असद तो लोगों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे थे। व्हाइट हेलमेट्स नाम की संस्था को यह अधिकार दिया गया कि वो जाए सेदनिया की जो जेल है उसका निरीक्षण करे, उसका ऑब्जर्वेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इस संस्था ने सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में 3 बातें हैं। पहली बात तो यह कि वहां 4 लाख नहीं, केवल 4000 कैदी थे। आप सोचिए कितने गुना झूठ बोला गया। 100 गुना संख्या बढ़ा दी गई, 4 लाख कर दिया गया, जबकि वो 4000 लोग थे। उसके बाद कहा गया कि यहां पर किसी भी तरह की सीक्रेट सेल नहीं है। यानी दूसरा झूठ जो बनाया गया था कि असद ने सीक्रेट सेल बनाई हुई थी जहां वो लोगों को तकलीफ देता था, वो भी झूठ साबित हुआ। और तीसरी बात यह कि तमाम सारे वीडियोस लोगों ने कोशिश की डालने की, जो मैं अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता हूं आपको, और उनसे यह साबित करने की कोशिश की कि वहां लोगों के ऊपर बहुत जुल्म होते थे। अब जो वीडियोस आई हैं उनको आप देखेंगे और अगर आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस इलाके में रहते हैं तो आपको हंसी आएगी। इससे ज्यादा जुल्म तो हमारे यहां थानों में हो जाते हैं। मार पिटाई कैदियों की बिल्कुल गलत है,
लेकिन मार पिटाई कैदियों की होना बहुत नॉर्मल सी बात है लगभग लगभग पूरे एशिया में। और अमेरिका जो अपने आप को बहुत ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है, अबू गरीब की जेल में इराकी लोगों के साथ, इराकी कैदियों के साथ अमेरिका ने क्या बिहेवियर किया था, उसके वीडियोस और फोटोग्राफ सारी दुनिया के सामने आए थे। तो अपना जो हो उस पर चुप रहो और दूसरे का जो हो, और खास तौर पे जो तुम्हारा दुश्मन हो, जो तुम्हें पसंद ना करता हो या जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, उसकी चीज को 1000 गुना बड़ा करके दिखाओ। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि असद के खिलाफ कितना झूठ फैलाया गया था। अमेरिकी गोदी मीडिया कैसे काम करती है, कैसे इस्लामोफोबिक है, इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। टाइम्स अखबार का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स। लगभग 6 महीने पहले उसमें एक खबर छपी थी, या साल भर हो गया होगा, कि वहां पर जो इस्लामिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसका जुड़ाव आतंकवादियों के साथ है, वगैरह वगैरह, उसको बदनाम करती हुई, उसकी मलामत करती हुई एक बड़ी खबर छपी थी। जब उस खबर के खिलाफ लोग कोर्ट में गए, जांच हुई, तो अब कोर्ट ने यह कहा है कि टाइम्स के अंदर जो वो खबर छपी थी वो पूरी तरह से गलत थी, और ये खबर जो छापी गई है ये टाइम्स ने अपराध किया है। अब क्या होगा, 2-4 हजार, 2-4 लाख का उनके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैंने कल ही आपको बताया था कि इजराइल के जो स्पाइज हैं, जो ज़ायनिस्ट स्पाइज हैं, जासूस हैं, वो अमेरिका के अखबारों में खबर लिखवा रहे हैं, वो वहां की हेडलाइंस तय कर रहे हैं, और उसका पूरा उपयोग अरब और दूसरे इलाकों के मुसलमानों के खिलाफ, और खास तौर से उन मुल्कों के खिलाफ जो इजराइल के साथ नहीं हैं या अमेरिका की गुलामी नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लगातार उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यही असद के साथ भी किया गया, जितना था उसको कई गुना बड़ा करके बताया गया। और अब जब असद चले गए हैं वहां से, अब जब असद मास्को में है और वहां पर एसटीएस का कब्जा हो गया, जिसको तुर्कों ने सपोर्ट किया था, अर्दोगान ने सपोर्ट किया था, तो वहां खुली लूट चल रही है। इजराइल जैसे चाह रहा है वैसे बम गिरा रहा है और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। अब अमेरिका नहीं कहेगा कि सीरिया ने एक हथियार नहीं फेंका, फिर नॉन प्रोवोक्ड हमला इजराइल क्यों कर रहा है, यह वार क्राइम है या नहीं, यह सवाल नहीं पूछेगा। सीरिया ने भी बस यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंप्लेन कर दी है वहां की नई सरकार ने। ऐसी कंप्लेन्स यूएनएससी में कितनी पड़ी हुई हैं इजराइल के खिलाफ हम सब जानते हैं, और कुछ नहीं होगा ये भी हम जानते हैं, क्योंकि जो कुछ होगा उसको वीटो करने के लिए अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। तो एक और मुल्क तबाह हो रहा है। जो रोजर स्टोन है, ट्रंप के एडवाइजर, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बेकार की बात है कि सीरिया में जो कुछ हुआ है उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सीरिया का भी वही हाल होगा जो लीबिया और इराक का हुआ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अमेरिका जहां जहां गया, सब सीरिया में गया तो सीरिया का क्या हाल किया उसने, लीबिया में गया तो लीबिया का क्या हाल किया, इराक में गया तो इराक का क्या हाल किया, गजा का क्या हाल किया, वो आप जानते हैं। कितने अरब मुल्कों को, अरब लोगों को बर्बाद कर चुका है अमेरिका इजराइल के साथ मिलके। लेकिन टर्की के एर्दोगान को लगता है वो तो इंटरनेशनल लीडर बन गए हैं। कल उन्होंने बयान दिया था कि बस दुनिया में 2 ही इंटरनेशनल लीडर बचे हुए हैं, 2 ही वर्ल्ड लीडर बचे हुए हैं, मैं और पुतिन। अब रशिया को जो धोखा उन्होंने दिया है रशिया याद रखेगा। फिलहाल तो रशिया कोई हमला नहीं करेगा, रशिया को भी टर्की के साथ रिश्ते खराब नहीं करने हैं, न ही ईरान कोई हमला करने वाला है, तो फिलहाल टर्की में कुछ नहीं होगा। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि टर्की के ही मशहूर और मारूफ विद्वान कह रहे हैं कि अगला नंबर टर्की का हो सकता है, और जब टर्की का नंबर आएगा, टर्की के ऊपर अमेरिका और इजराइल कोई हमला प्लान करेंगे, तो ना रशिया मदद करने आएगा ना ईरान मदद करने आएगा। इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो। अरब नेशंस ने जिस तरह से आपसी लड़ाई में एक दूसरे की कुर्बानियां दी हैं, इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि एसटीएस को कल तक अमेरिका और इंग्लैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, टेररिस्ट कहते थे। आप जानते हैं जिससे दुश्मनी होती है उसको टेररिस्ट बना दिया जाता है। आपको शायद पता होगा कि अफ्रीका नेशनल कांग्रेस जो थी और उसके जो नेता थे मंडेला साहब, नेल्सन मंडेला, जिनकी दुनिया भर में इज्जत है, उनको भी एक जमाने में अमेरिका और इंग्लैंड ने आतंकवादी घोषित किया था। तो एसटीएस को अभी तक अमेरिका और इंग्लैंड आतंकवादी मानते हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों एसटीएस को आतंकवादियों की लिस्ट से निकालने वाले हैं। तो यह जो आतंकवादी कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है, यह सिर्फ पॉलिटिकल प्लान होता है।
कल को अगर ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि हमास भी फलस्तीन आजाद करा ले जाए और फलस्तीन के ऊपर हमास का शासन हो और अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार हो जाए, तो कल हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी और सबको अमेरिका टेरर लिस्ट से निकाल देगा। जिनसे दुश्मनी होती है, जो इनके साथ खड़े नहीं होते हैं, वो टेररिस्ट हो जाते हैं और बाकी सब इनके लिए बड़े अच्छे लोग हो जाते हैं। इसीलिए यमन का हूथी टेररिस्ट है, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल का दबाव वो बर्दाश्त नहीं करता है। हूथी के कई सारे बयान इधर आए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उसने ड्रोन हमला किया है जो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराया है और वहां अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल के अखबारों ने कहा था कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्रेडल बता रहा है कि अच्छा खासा वहां पर इंपैक्ट हुआ है। हूथी ने कहा है कि चाहे कोई फलस्तीन के साथ हो या ना हो, हम फलस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हम अपने हमले इराकी मिलिशिया के साथ मिलकर लगातार करते रहेंगे। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों यमन के ऊपर, हूथी के ऊपर बम बरसा चुके हैं और अब इजराइल भी कह रहा है कि वो हूथी के ऊपर बम बरसाएगा। जाहिर तौर पर उसका नुकसान होगा, लेकिन हूथी ने फिलहाल जो स्टैंड लिया है वो फलस्तीन के पक्ष में लिया है। इधर इन सब का जो असल मकसद था वो ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने का था। ईरान के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि अपना एटॉमिक जो प्रोग्राम है वो बंद कर दे। ईरान ने बहुत साफ कहा है कि अगर हमारा एटॉमिक प्रोग्राम बंद कराने की कोशिश किया जाएगा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अब ये नतीजे क्या होंगे, ईरान क्या प्लान कर रहा है, बदले हुए हालात कैसे हैं, ये सारा कुछ दिनों में क्लियर होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था। कल एक तस्वीर आई, एक शिया सेंटर जो ईरानी सेंटर है, वहां पर श्राइन है, वहां की तस्वीर आई, वीडियो आया जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि लोग बड़े आम दिनों की तरह वहां पर इबादत कर रहे हैं, उसको तोड़ा फोड़ा नहीं गया है। इसके अलावा ईरान से ही बयान आ चुका है कि एसटीएस से हमारी बात हुई है और हमारा वहां पर जो दूतावास है, जो हमारी एम्बेसी है, वो बनी रहेगी। रशियन एम्बेसी भी वहां बनी रहेगी और रशियन बेसेज भी वहां बने रहेंगे। तो फिलहाल चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसा नहीं है कि एसटीएस ने आते ही ईरान के साथ सारे रिश्ते तर्क कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। ईरान की एम्बेसी भी बनी हुई है, ईरानी श्राइन्स भी वहां पर चल रही हैं, उन्हें तोड़ा फोड़ा नहीं गया है। रशियन बेसेस भी कहा जा रहा है जैसे के तैसे बने रहेंगे। असल में एक बयान था जिसमें कहा गया कि हम जो पुराने समझौते हैं उनको तोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या होना है ये आगे समझ में आएगा। खासतौर पे इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है और दमास्कस से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, इजराइल की क्या प्लानिंग है? क्या वो सीरिया पर सीधे कब्जा करना चाहता है या फिर केवल उसके जो हथियार हैं वो खत्म करना चाहता है? ये सारा कुछ आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि असद के जाने के बाद जिस तरह से इजराइल सीरिया पर बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के हमला कर रहा है और उसके हथियार खत्म कर रहा है, वो ये साबित करता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला एसटीएस इजराइल के सामने कितना मजबूर है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।